अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, खबरों की डिटेल लेके आपके सामने हाजिर हैं। शैतान को इंग्लिश में सैटन कहते हैं और नेतन्याहू का असल नाम सैटनयाहू है, ये याद रखिएगा। और वीलॉग का अपना आगाज करता हूं। पहली जो हमारी खबर होगी वो है जी ईरान के हवाले से कि ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनके एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है जिन्होंने कहा है कि हम 10 साल तक ये जंग जारी रख सकते हैं, लेकिन 10 साल तक दुनिया की तो तबाही हो जाएगी और अमेरिका और इसराइल तो शायद आप खुद सोच लीजिएगा। कुल कितने मिसाइल हैं ईरान के पास, ये एक हैरान कुन इंकशाफ है। और एक ऐसे शख्स ने ये बताया है कि जो इस फील्ड में महारत रखते हैं, जिन्हें असलहे का, जिन्हें स्टोरेजेस का बहुत कुछ पता है। तो उनके हवाले से एक बात आई है, वो बताएंगे आपको। फिर ये बताएंगे जी पाकिस्तान ने हंगामी इकदाम कर दिए हैं। ये हंगामी इकदाम क्या है ये भी जानिएगा। फिर इसराइल तेजी से खाली होने लगा है और साथ हम आपको फुटेजेस भी दिखाएंगे जिसमें आपको अंदाजा होगा कि इसराइल को ऑलमोस्ट गजा की शक्ल दे दी गई है। 31वीं लहर जो है वो शुरू कर दी गई है। ये क्या है ये डिटेल से जानिएगा। फिर सऊदी अरब का बड़ा सख्त बयान आया है ईरान के हवाले से। सऊदी अरब ये सख्त बयान क्यों दे रहा है ये भी जानिए। फिर तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया में आग लगा दिया और इस वक्त ये लग रहा है कि तेल की इतनी ज्यादा कीमत हो जाएगी कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में आम लोगों की पहुंच से ये तेल बाहर होने वाला है। फिर पाक बहरिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ये स्पेशल ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन किस लिए किया जा रहा है ये भी जानिएगा। मुश्तबा खामनाई साहब की तकर्री हुई है लेकिन अमेरिका खामोश है। और जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया उनकी खामोशी पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब क्या दिया वो बड़े मजे का जवाब है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे अमेरिका और इसराइल आपस में लड़ पड़े। इनफैक्ट मैं कहूं ना कि सारे वीलॉग की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, तो वो यही खबर है कि ये दो आपस में ही लड़ रहे हैं। जो एक वो जंगली भैंसा डोनाल्ड ट्रंप है और उसके साथ जो नेतन्याहू है, ये दोनों अब आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठ गए हैं। वजूहात क्या बन रही हैं ये भी जानिएगा। तो अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ और हमारा सबसे पहला सवाल कि 10 साल तक जंग की क्या कहानी। अब ये देखें, किसी भी मुल्क के पास जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो 10 साल हों या 15 साल हों या 20 साल हों, जंग में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ईरान एक 45 साल से, क्योंकि उसके अंदर पाबंदियां, उसके ऊपर पाबंदियां हैं और इन पाबंदियों की वजह से उसने 40 साल अपना मुल्क चला लिया। तो अब आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। मसलन अगर इंटरनेशनल असासे होंगे तो पहले ही उन्होंने कब्जा किया हुआ उसके ऊपर, तो मजीद तो आपके असासों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। बहरिया उन्होंने आपकी उड़ा दी हुई है, 45 उन्होंने जहाज आपके उड़ा दिए हुए हैं। फिजाइया पहले ही नहीं थी और अब जो है उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया है और आयल के डिपोज के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया आपके। अब मसला ये है कि 45 साल आप इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सर्वाइव करते रहे और अब ये चीज़ें चली गई हैं तो मजीद सर्वाइव कर लेगा ईरान, क्या मसला है उसके लिए। ठीक है। तो वो इसलिए कहा जा रहा है। और ये बेसिकली जो कहा इब्राहिम जबारी साहब हैं, ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनके पासदारान के मशीर भी हैं, और उन्होंने कहा है जी कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। 10 साल अमेरिका हमारे साथ जंग लड़ना चाहता है तो मैं या हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उसने कहा मैं बाखबर आदमी हूं, मुझे अंदर की इतला है कि हमने कितना कितना बंदोबस्त किया हुआ है। 8 साल तो ईरान इराक के साथ लड़ा। इराक के साथ लड़ा, वो इनकी हिस्ट्री है। आप 6000 साल की तहजीब है। आप देखें इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी जंगें लड़ी हुई हैं वहां पे। तो देखो ना, अलेक्जेंडर आ गया था वहां पे, अलेक्जेंडर ने बहुत तवील जंगें वहां पे लड़ी हैं, लड़ते रहे हम ईरानी। अलेक्जेंडर खत्म हो गया, उसकी सल्तनत खत्म होगी, ईरान फिर भी कायम है। बिल्कुल सही, ठीक है, वो इसमें कोई शक नहीं कि दारोश जो उसको उसने मार दिया, चले वो दारोश जो खत्म हो गई उसकी डायनेस्टी, लेकिन उसके बाद फिर ईरान अपने कदमों पे खड़ा हो गया, ईरान चलता रहा। और जो अलेक्जेंडर था वो खत्म हो गया। अलेक्जेंडर कहाँ है, उसकी सल्तनत कहाँ है, उसकी लेगेसी कहाँ है। और ये जो है बिल्कुल ईरान अभी अपनी जगह पे कायम है, अपने तहजीब के साथ, माशरत के साथ, अपने म्यूजिक के साथ, अपने आर्ट के साथ, अपने कल्चर के साथ, हर चीज़ उसकी। और आपको लगता है कि 10 साल वाला बयान बिल्कुल ठीक है, वाकई मेरा ख्याल ये कर सकते हैं क्योंकि इनका डीएनए है, ये लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और इवन जो तैमूर था, अमीर तैमूर है, वो 40 साल इनके साथ लड़ता रहा, कई मरतबा रोंद के चला गया ईरान को, उसकी सल्तनत खत्म हो गई, ईरान फिर अपने कदमों पे कायम है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब चलते हैं जी अपनी दूसरी खबर पे। दूसरी खबर इसी से रिलेटेड है कि आप जंग लड़ते हैं तो आपके पास कुछ होता है तो आप जंग लड़ते हैं ना, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। और जब इस तरह की डिटेल सामने आने लग जाएंगी तो अमेरिका और इसराइल या तो हथियार डाल देंगे या बड़े किसी खतरनाक ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। कुल कितना असला है ईरान के पास ये जान। अब खालिद चीसी साहब एयर कमोडोर रिटायर हैं और बहुत ही समझदार पढ़े लिखे आदमी है। मैं उनके कमेंट्स देखता रहता हूँ, उनके तजिए तबसरे देखता रहता हूँ। माशाल्लाह उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। और उन्होंने ये फरमाया है और उनके फिगर्स हैं, उन्होंने कहा जी ईरान के पास 80,000 शायद ड्रोन्स हैं। और ये शायद ड्रोन जो इनका कमाल ये होता है कि स्लो स्पीड है और दूसरा ये जमीन के बिल्कुल करीब होकर चलते हैं। और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए, किसी भी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए, एक तो स्पीड उसकी तेज होनी चाहिए क्योंकि इंटरसेप्टर जो है उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जमीन के करीब जाके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब वो जमीन के करीब होगा तो उसे वो नुकसान होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी बिल्डिंग उड़ जाएंगी, क्योंकि जब एक मिसाइल चल गया है तो उसका कंट्रोल सिस्टम तो है कोई नहीं कि आपने उसको ड्राइव, तो उसके ऊपर ड्राइवर तो नहीं बैठा हुआ, उसने इधर घूम जाना है इधर घूम जाना है, वो सीधा जाकर ठक करके लगेगा। और अब वो बिल्डिंग अगर पीछे आ गया है शायद ड्रोन जो है तो बिल्डिंग उड़ जाएगी सामने। तो अब उन्होंने देखना होता है कि खास हाइट से जब कोई चीज जा रही हो तो फिर उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। उस हाइट से नीचे इंटरसेप्ट करना जरा डिफिकल्ट होता है। तो ईरान ने इस चीज को अंडरस्टैंड करके तो 80,000 शायद ड्रोन्स बनाए हैं। 1 लाख थे, 80,000 रह गए हैं उनके पास, और बहुत बड़ा जखीरा उनका। फिर उनके पास 50,000 मिसाइल्स हैं, और ये मिसाइल मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल्स हैं जो वो चला रहे हैं। फिर 10,000 उनके पास जो मिसाइल हैं वो बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल हैं, जो सारे हाई स्पीड भी होते हैं और बड़े तेज भी होते हैं और हाइपरसोनिक भी और सुपरसोनिक
अचानक भी होती हैं, और उनका कमाल ये है कि वो तबाही फेर देते हैं हर किस्म के। सही। तो इसके अंदर खैबर भी है, इसके अंदर बाकी भी उनके पास जितने मुख्य नाम है, खुर्रमशहर 4 है और बहुत सारे नाम हैं। बिल्कुल। और उसके साथ खालिद चीसी साहब की ये अब उनकी तहकीकात हैं, वो ये कहते हैं कि जो गल्फ है, गल्फ कंट्रीज है, उन्होंने 2000 पैट्रियट मिसाइल चला दिए हैं सिर्फ इंटरसेप्ट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने अटैक तो किया नहीं। तो उस इंटरसेप्शन के अंदर ही 2000 पैट्रियट मिसाइल उनके चल गए, और एक जो मिसाइल है वो $1,40,000 का होता है, और ये जो शाहिद ड्रोन है उसके मुकाबले में बहुत कम कीमत है, $20,000 से लेकर $35,000 तक ये बनता है। तो एक साइड पे वो बड़े सस्ते से ड्रोन हैं जो शां करके जाते हैं, ठा की आवाज आती है, फट जाती है चीज, और इसके मुकाबले में ये जो उनके पास है वो ज़ाहिर है बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, उन्होंने बड़ा पैसा खर्च करके खरीदे हुए अमेरिका से, यूरोप से, इसराइल से, तो वो बड़ी तेजी से उनका जखीरा खत्म हो रहा है। फिर ये खालिद चीसी साहब का ये कहना है कि जंग जो अगर तवील हो जाती है तो अमेरिका हर रोज हारेगा, हर रोज पीछे हटेगा, और जो ईरान है उसका हर दिन जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, वो मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। मुझे इस जो तहकीकात है उसके ऊपर मुझे वैसे बड़ा ट्रस्ट महसूस हो रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ईरान लंबी जंग में लंबी रेस का घोड़ा है और इजराइल और अमेरिका नहीं लंबी चल जंग कोई भी कौम लड़ सकते हैं ना, तो वो जो सुपर पावर होती है उसको डैमेज कर देती है। 2 जंगें मैं आपको बता देता हूँ, एक वियतनाम की जंग थी, ठीक है। और अमेरिका जो वहां पे फंस गया, 10 साल जंग चलती रही, अमेरिका का कचूमर निकल गया उसके अंदर, और वो बड़ी मस्कीन सी गरीब सी कौम थी, उन्होंने जफा मार लिया, जिसको कहते हैं जिन जफा। ठीक है। तो अल्टीमेटली अमेरिकन को वहां से भागना पड़ गया। अब दूसरा जो है वो रशिया, सोवियत यूनियन जो था वो अफगानिस्तान आया, और यहाँ पे जफा पड़ गया उनको, मुजाहिदीन पाकिस्तान ने मिल मिला के ऐसा को उसको रगड़ा लगाया कि 10 साल वो फंसा रहा यहाँ पर भागे। तो बड़ी कौमें जो होती है ना जी, वो ये सुपर पावर्स होती हैं, वो लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कास्ट बहुत ज्यादा होती है उनके लिए। और जो छोटी कौमें होती हैं वो अपने घरों में बैठे होते हैं, सूखी रोटी खा लेते हैं, कोई फल तोड़ के खा लेंगे, उनके सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं होता। और दूसरा ये है कि जो नुकसान होना होता है वो पहले साल ही हो गया या पहले महीने ही हो गया, तो अब खोने के लिए उनके पास है कोई नहीं कि जिसके लिए समझौता करें, तो लड़ पड़ते हैं। सही है। तो अब देखें ना, दोनों सुपर पावर को रगड़ा लगा दिया। फिर इसके साथ अमेरिका, अफगानिस्तान भी आया था, भागे, बिल्कुल भागना पड़ता। अच्छा जो सब हमारे वो इसमें तो नहीं है, लेकिन वैसे हमारी अपनी भी एक जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान पे ड्रोन स्ट्राइक्स की धमकी दे रहे हैं, वो कहते हैं जी काबुल हिट होगा तो इस्लामाबाद भी हिट होगा, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो वही है जो पुराना जिसके वो एक्सपर्ट है, वो खुद हमले, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इस मरतबा अगर उन्होंने इस टाइप की हरकत की इधर, तो वहां पे जो उनकी क़यादत है, पाकिस्तान ने फैसला किया उसकी क़यादत को उड़ा देंगे। बिल्कुल सही। तो उनका नुकसान बहुत होगा। जब इन्होंने ड्रोन हमले की बात की ना, तो मेरी थोड़ी सी हंसी छूट गई थी, क्योंकि मुझे ये पता कि पहली दफा इन्होंने ड्रोन उड़ते देखा था ना, तो उसके सामने इन्होंने दाना डाल दिया था। अफगानियों की मजाक, किसी कौम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो हमारे दुश्मन है उनका इज्जत नहीं, आप उसके साथ लड़ो यार, कोई मसला नहीं, उनके साथ बदतमीजी करो, लेकिन गाली नहीं देनी और मजाक नहीं उड़ाना। मैंने वही बदतमीजी ही कर रहा। अब देखें जो पिछले दिनों जो था एक वो जो ऐड बनाया था उन्होंने, अतात आरट साहब ने, जिसके अंदर जो अच्छा जी वो तो हमने भी कहा था, और उसमें तंदूरों वाली बात, नहीं इसके घटिया बात नहीं करनी कभी भी। तंदूरों वाली बात की हम भी खिलाफ गए थे, लेकिन ये ड्रोन हमें मारने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो इनके ड्रोन को दाना डालना, पानी देना, यार नहीं, किस कौम की आप बेइज्जती नहीं, कौम की नहीं कर रहा, अफगान तालिबान। ठीक है, चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। पाकिस्तान ने हंगामी इकदाम कर दिए हैं, शायद ये करने जरूरी भी थे, ये जानते हैं ये क्या। अब पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि कोई मुल्क भी अब वायबल नहीं रहा कि वो अपने मामलात को चला सके। यूरोप के अंदर तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, इंग्लैंड के अंदर है, उनके पास सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल बचा है। अच्छा। और उसके बाद उनको इमरजेंसी के अंदर जो पेट्रोल है वो खोलना पड़ेगा। अब ये जो इमरजेंसी पेट्रोल है ना, वो आगे चल के हम बताएंगे भी होता क्या है और किस तरह उनको फिर लेके आना पड़ता है, स्टॉक को बाहर निकालना पड़ता है, वो आगे चल के बताते हैं। तो पाकिस्तान जाहिर है वो सफर कर रहा है, पाकिस्तान के पास अपना पेट्रोल तो है कोई नहीं, ऑयल तो है कोई नहीं, और अगर निकलता है तो वो हमारी को 10-15-20% जरूरत पूरी कर सकता है, बाकी 80% हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारा जो इंपोर्ट का जो बिल है, सबसे ज्यादा बड़ा बिल के अंदर जो शेयर है वो ऑयल का शेयर है, यानी 33% जो है हम सिर्फ ऑयल के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इतना ज्यादा। और उसकी वजह यह है कि हमारी फजूल खर्चे भी बहुत ज्यादा है। एक बंदा है, बड़ी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर अकेला बंदा बैठ के पूरे शहर के अंदर बगैर किसी वजह के घूमता रहेगा। सब्जी लेने के लिए, रोटी लेने के लिए बंदे गाड़ियों पर चले जाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि जी इसकी कास्ट है जो पूरी कौम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो समझते हैं जी हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हम उसको खर्च कर रहे हैं। भाई अल्लाह ताला ने को दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको, लेकिन पूरी कौम का इम्तिहान तो ना लो ना, क्योंकि नुकसान पूरी कौम का है। वो इंपोर्ट बिल जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब डेफिनेटली इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लिए और बड़े अच्छे इकदाम लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, उसने कहा जी कफायशारी जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले $60 पर बैरल था तेल, वो $100 को क्रॉस कर गया। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म के लल्ले तले याशियाँ। तो उन्होंने सबसे पहले सरकारी गाड़ियाँ जो है ना उनके ऊपर उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया, 50% से ज़्यादा वो अब तेल इस्तेमाल नहीं कर सके। यानी अगर वो पहले 100 करते थे लीटर तो 50 पे आ गया, तो 50% उनका पेट्रोल कम कर दिया, कट हो गया। और साथ साथ लेकिन उन्होंने कहा एम्बुलेंस और बसेज जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि वो मुसाफिर चीज़ें और एम्बुलेंस इमरजेंसी है। फिर ये कि ग्रेड 20 से ऊपर जिन लोगों की तनख्वाहें 3 लाख से ज़ायद है, उनकी 2 दिन की कटौती होगी, और वो जो कटौती है वो पब्लिक अफेयर्स के अंदर इस्तेमाल
होगी आवाम की फलाह के लिए। फिर ये है कि बैरूनी दौरों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, अफसर हैं, मशीर हैं, वजीर हैं, गवर्नर्स हैं, ये बैरूनी दौरों पे नहीं जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं रह सकेगा क्योंकि ये पाबंदियां कई बार देखी हैं मैंने, फिर अल्टीमेटली फिर अभी तो जो सब कोई 2-1 महीने के लिए है, फिर आप देखते हैं। अब दूसरा ये है कि जितनी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो टेली कॉन्फ्रेंसेज होंगी और जितनी मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन होंगी, घरों में बैठ के और दफ्तरों में बैठ के लोग आना जाना जो है उनका बंद हो जाएगा। और साथ ही एक सरकारी और निजी शोबे के जो 50% मुलाजमीन है वो घर से काम किया करेंगे, वर्क एट होम करेंगे। और दूसरा ये है कि दफ्तर जो है 4 दिन के लिए खुलेंगे, 3 दिन छुट्टी होगी, लेकिन इसके अंदर बैंक्स और ज़री दफातर और सनत जो है इंडस्ट्री वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। वो एज यूजुअल काम करते रहेंगे। स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए छुट्टी दे दी गई है और ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब शामिल है उसके अंदर। पंजाब के अंदर भी 21 मार्च तक छुट्टियां हैं और बलूचिस्तान के अंदर 23 मार्च तक छुट्टियां हैं और मुझे लगता है बलूचिस्तान की छुट्टियां भी 31 मार्च तक चली जाएंगी। 2 हफ्ते जो है ना वो पूरा मुकम्मल तौर पर छुट्टी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो आला तालीमी इदारे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लासेज होंगी, अब उनके अंदर कोई किसी स्टूडेंट को जाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के अंदर भी 50% जो सरकारी अफसर हैं उनका पेट्रोल कम हो गया है, फिर प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर पाबंदी लगी है और अगर किसी को ज़रूरत है, बहुत मजबूरी है, तो सिर्फ एक गाड़ी होगी। तो सिर्फ एक गाड़ी होगी उसकी सारी। और इसके साथ साथ 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक तालीमी इदारे भी बंद है। फिर केपीबी ने भी यही किया, उसने 50% जो है वर्क फ्रॉम होम कर दिया है और मीटिंग्स जो है वर्चुअल कर दी है उन्होंने। सरकारी गाड़ियां जो है उसको 25% यानी उसका पेट्रोल जो 25% कम कर दिया, 75% जो होगा ठीक हो गया। प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर जो है उसके अंदर कमी की है, लेकिन कब तक कहाँ तक कमी की है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने कदम अच्छा उठाया। सही। दूसरा वो मेरे ख्याल जो मोटरसाइकिल है ना उनको 2200 रुपया भी दे रहे हैं वो मोटरसाइकिलों वाले को, उसका भी ऐलान हुआ है। उनका भी ऐलान हुआ, अच्छी बात है। लेकिन ये जहां से पेट्रोल बचाया जा सकता है वहां बचा। अब पेट्रोल बचाना चाहिए पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलें जी, आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी इजराइल के हवाले से। इजराइल तेजी से खाली होने लगा है। ये जो एक गंदा जाल था ये नेतन्याहू, इस शैतान याहू ने ही बुना था और उसमें बताया क्या गया था या बनाया क्या गया था कि अमेरिका और इजराइल एक टाइम पे साइड पे हो जाएंगे और ये मुसलमान आपस में लड़ के एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो ये पूरा प्लान था। अभी भी उसकी कोशिश उसके ऊपर जारी है, लेकिन मुसलमानों वाले कुछ ट्रैप में आ नहीं रहे। लेकिन उसके अपने मुल्क का क्या हाल हो गया है ये आपको बताते हैं, साथ आपको फुटेजेस भी दिखाते हैं। अब ये है कि 31वीं लहर जो है वहां पे स्टार्ट हो गई है और ईरान ने स्टार्ट की है और उससे पहले 30वीं जो लहर थी कल रात की वो बहुत ही खौफनाक थी। तल अवीव के ऊपर इतनी ज्यादा बमबारी की है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जो फुटेजेस आपने देखी होंगी, आपने भी बिल्कुल तबाह करके रख दिया तल अवीव को और वो जो उनका दिफाई सिस्टम था वो उसको उड़ा दिया गया। तो ये जो रोज की बुनियाद के ऊपर है, तल अवीव के ऊपर है या इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वहाँ जो आबादी है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी, वो डिप्रेशन का शिकार होगी। उनके पास बंकर्स हैं लेकिन बंकर्स की लाइफ जो है बड़ी डिफिकल्ट होती है। आप एक आज़ाद जिंदगी से निकल के आप बंकर में आके छुप के, और बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मजदूर भी हैं, सब इकट्ठे हैं, तो कितनी देर आप उसके अंदर रह लेंगे। तो अब इसराइल के अंदर जो बहुत अमीर लोग हैं तो उन लोगों ने और उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास में सबने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर लोगों के पास डबल पासपोर्ट होता है। मैक्सिमम लोगों के पास डबल पासपोर्ट्स है। वैसे अगर फर्ज करें वो जर्मनी का शहरी भी है, उसका वो पासपोर्ट भी है और साथ उसके पास इसराइल का पासपोर्ट भी है। तो अब अगर उसके पास नेशनलिटी जर्मनी की है तो जर्मनी भाग जाएगा, अगर उसकी फ्रांस की नेशनलिटी है तो फ्रांस चला जाएगा, और अगर अमेरिका की है, कनाडा की है या लैटिन अमेरिका के मुल्क हैं उसकी है तो वो चला जाएगा। तो अब वो उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। तो कल तल अवीव जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर ठीक ठाक हंगामा हो गया, क्योंकि पुलिस ने और गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, क्योंकि यलगार कर दी ना उन्होंने वहां पे। तो गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो लोग हाथापाई उनकी हो गई सरकार के साथ, यानी पुलिस के साथ और फौज के साथ और नेशनल गार्ड्स के साथ। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए उनके ना, और वहां पे ठीक ठाक किस्म का फटा हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि उसने महदूद कर दिया, कोटा बना लिया कि इतने लोग जा सकेंगे बाहर रोजाना और इतने नहीं जा सकेंगे। और वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक अगर हो गया तो बड़ी बदनामी होगी पूरी दुनिया के अंदर कि इसराइल जो है वो बिल्कुल बैठ गया। और ये जो ज्यूश है ना ये रोड़ा बड़ा डालते हैं, ये शोर बहुत करते हैं। जब ये बाहर निकलेंगे ना तो ये वहां पे सर पे हाथ रख के उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। बहादुर बहुत है। नहीं बहादुर नहीं है बेचारे। देखो आवाम का कोई कसूर नहीं, आवाम के बारे में क्या भी नहीं रहा, फिर पंगे ना लो ना। नेतन्याहू जैसे लोग हैं ना, ये इन्होंने दे के बनाया, इन लोगों की गलती है। नेतन्याहू जैसे लोग आएंगे डेफिनेटली तो वही करेंगे। और वहां पे पब्लिक का क्या कसूर होता है? किसी को बूढ़ा आदमी है, कोई गरीब आदमी है, कौन सा वो खुद कलाशों को लेके चला रहा है? सफर वही करता है। जैसे कि ईरान का गरीब आदमी, आम आदमी सफर कर रहा है, और इसी तरह यूएई के अंदर जो मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, जो दूसरे मुल्कों से गए हैं वो मर रहे हैं, वो जख्मी हो रहे हैं। और सेम इसी तरह अमेरिका के अंदर जो सफर कर रहा है वो आम गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सफर कर रहा है। और ना डोनाल्ड ट्रंप का कुछ जाएगा, ना नेतन्याहू को कुछ जाएगा, और इसराइल के आम आदमी मारे जाएंगे। ये ट्रेजेडी होती है सारे। वो कहते हैं ना जो हाथी जब आपस में लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है, तो ये वो घास है जो नुकसान उठा रही है।
बिल्कुल ठीक। चलें नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं जी। सऊदी अरब ने बड़ा सख्त बयान दिया, अनएक्सपेक्टेड सा बयान है, ये जानते हैं। अब सऊदी अरब ने कहा है जी कि ये जो जारहियत की जा रही है उस किसी कीमत पे हम इसको कबूल नहीं करेंगे, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसका नुकसान जो है ईरान को होगा। अब ये जो सऊदी अरब है ना, ये बार बार कह रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान को उसने समझाया है, ईरान ने उनके साथ बात भी की है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे हमले हो रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के 2 शहरी भी अब जहां बहक हो गए हैं। हाँ जी, 2 ठीक है शहरी ना? के ऊपर मिसाइल और चार शहरी के ऊपर मिसाइल गिरा था, मेरा ख्याल मलबा गिरा मिसाइल का, मलबा के इंटरसेप्ट करते हैं, उसने कहीं तो गिरना है। कहीं ना गिरना है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जाहिर है जो उनके आयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। फिर रास्तो नूरा के अंदर जो आयल वेल है और जो वहाँ पे रिफाइनरी है वो भी डैमेज हुई है, और वहाँ पे भी काम रुक गया उनका। तो सऊदी अरब जो है ना वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, और वो बार बार ईरान को समझा रहा है कि आप हमारे तरफ ना आए, या गल्फ कंट्रीज जो है ना इसको छोड़ दें, डायरेक्ट आप इसराइल के साथ लड़ें। तो अब मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो है ना वहाँ से निकल जाएंगे। सऊदी अरेबिया जो है उनको कहेगा भाई आप चले जाओ, क्योंकि हम ये कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारा इतना हौसला नहीं है कि आपके होते हुए हम ये सब कुछ बर्दाश्त करें। और पाकिस्तानी फौज जो है उसको कॉल कर लिया जाएगा कि आप आएँ और यहाँ बैठ के हमारी हिफाजत करें। और उसका ये फायदा होगा कि जाहिर जब पाकिस्तानी फौज वहाँ पे होगी तो ईरान सऊदी अरब पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा, और ईरान पाकिस्तान को अभी बिगाड़ना नहीं चाहता, इसके साथ कोई नाराजगी नहीं है वो भी, और दूसरी साइड से फिर सऊदी अरब से हमले की जरूरत भी कोई नहीं करेगा। हाँ, सऊदी अरब उधर से सऊदी अरब की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, और ईरान से भी। तो पाकिस्तान एक बफर जोन क्रिएट कर लेगा, ये है। और मुझे लगता है कि अमेरिकन भाग जाएंगे वहां से, और पाकिस्तानी फौज जो है उसको जाना पड़ेगा वहां पे। बिल्कुल ठीक है। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। तेल की कीमतों के हवाले से, तेल की कीमतों ने आग लगा दी दुनिया को, हम सफर कर रहे हैं। ईरान शायद यही चाह रहा है कि दुनिया पर प्रेशर बने, ऑल्दो कि हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन जब उसके टैक्टिक्स को देखते हैं ना कि अगर वो ये ना करे ईरान तो क्या करे, उसके अलावा तो सिर्फ उसे मार पड़ती रहेगी। अमेरिका पे हमला हो नहीं सकता, इजराइल के ऊपर रोजो बमबारी करता है, वो सारे बंकर्स के अंदर बैठे हुए हैं, तो ईरान के पास बचता क्या है इसके अलावा, ये जानते हैं। अब तेल जो है वो सारे उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, $119 पर बैरल तो आज हो गया, और ये कहा जा रहा है कि $200 तक चला जाएगा, 150 तक तो ये इमीडिएटली चला जाएगा। अब जाहिर है पेट्रोल है नहीं, और अगर है तो वो पहुंच नहीं पा रहा, तो अब मुल्कों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज उन्होंने अपने जो रिजर्व्स थे यूरोप ने वो निकालने शुरू किए। रिजर्व्स इस तरह होते हैं कि वो मैयर करके ना कि हमारी कितनी जरूरत है, जिसके अंदर डिफेंस का कोटा भी होता है, तो वो फिर उसको ऑयल को रिजर्व कर लिया जाता है। और रिजर्व का ये होता है कि मसलन 1 महीने के लिए रिजर्व किया, और जब नया तेल आया तो पुराना निकाल के उसको मार्केट में फेंक दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और नया जो उसको स्टोर कर लिया। और वो जो स्टोरेज होती है उसको हाथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो उनका नर्व सिस्टम है। और अब इनकी मजबूरी ये हो गई है कि उन्होंने उसको खोलने का ऐलान कर दिया। जब ये ऐलान हुआ तो उसके साथ ही फिर $119 पर बैरल का जो पेट्रोल है वो कम होकर 97 पे आ गया, क्योंकि अब जाहिर है बाहर से नहीं यूरोप खरीद रहा। उसने कहा जी जो हमारे पास जो अपनी शहद है, वो एक पश्तो का मुहावरा है, वो ये कहते हैं कि इतना ज्यादा भूख पड़ी कि इंसान ने शहद भी चाट ली। यानी जो उन्होंने रिजर्व रखा होता है ना शहद को कि ये किसी बुरे वक्त में काम आएगी, तो वो बेचारा वो भी चाट गया। तो अब ये उनका जो रिजर्व है वो निकल रहा है। G7 कंट्रीज है, G7 यूरोपियन कंट्रीज जो दुनिया के जो 7 बड़े मुल्क हैं। तो बाकी मुल्कों को क्या होगा आपके सामने जो अभी ये सूरत हाल, ये तो जरा अमीर मुल्क हैं अभी, ये अमीर मुल्क। चलें अभी चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। पाक बहरिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया, क्या ऑपरेशन, जरूरत क्या थी, ये जानते हैं। अब ये समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको महाफुजुल बहर कहते हैं इस ऑपरेशन को, और इसके 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये किया गया। एक तो ये है कि जो रास्ते हैं उसके अंदर कोई खलल न डाला जा सके, यानी पाकिस्तान की तरफ जो आ रही है ट्रैफिक या पाकिस्तान से जो ट्रैफिक जा रही है कोई उसको रोक ना सके। तो एक तो हम अपने पानियों की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की चीज़ें जैसे LNG है, जैसे ऑयल है, उसको आने के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, वो रास्ते खुले रहें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाई है वो जारी रहे, वो मुअत्तल ना हो, और अब बहरिया जो है उसको गार्ड करेगी। तीसरा ये है कि ये अंडर वाटर एक केबल है जिसकी वजह से मौसलाती राब्ता है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ, इंटरनेट, और वो ये है कि कहीं उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर दे, जो कोई उसको तोड़ ना दे, और उससे ये होगा कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा इंटरनेट का, जो जाहिर है हम कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी हिफाजत भी की जाए। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान को जो खतरा है वो ईरान से ज्यादा मोसाद के एजेंटों से है कि जो कुछ करके इल्जाम ईरान पे लगा, कुछ भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारी तजारत है 90% जो हमारी तजारत है वो समंदर के रास्ते होती है, और उस 90% तजारत की हिफाजत भी करना जो है ना वो बहरिया ने अपने ज़िम्मे ले लिया। तो बहरिया एक्टिव हुई है, बल्कि किसी भी सूरत हाल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ बड़े कम वक्त आए हैं, मौके आए हैं जब बहरिया को इतना एक्टिव होना पड़ा है, तो बहरिया एक्टिव होगी। सही। ये मुश्तबा खामनाई साहब की तकरीर पे चॉइस साहब, अमेरिका खामोश क्यों? अब खुश है, खामोश है, क्योंकि मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ पिछले व्लॉग में भी, मुझे लगता है कि मुश्तबा खामनाई साहब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब को एतबार है, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक ऑफर की थी वाया कतर कि आप मुश्तबा जो खामनाई साहब हैं, बड़े खामनाई साहब को डी सीट कर दें, उनको पीछे हटाते और ये सीट इनके
उसके हवाले कर दे, नौजवान आदमी है, कुछ ना कुछ कर लेगा, मामला सेटल कर लेगा। मुझे लगता है कि ये मुश्तबा खामनाई साहब जो है ये मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, तो इसी ट्रंप जो है वो ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, या फ़िज़ा को ख़राब नहीं करना चाहता, थोड़ी स्पेस देना चाहता है कि मुश्तबा खामनाई साहब जो एक आध दिन रुक के वो फिर अनाउंसमेंट करें कोई ना कोई। ठीक है, और वैसे वो कह रहा है कि देखते हैं क्या होता है, अभी हाँ कुछ वही खास बात जाहिर नहीं है, जाहिर है, जाहिर है। वो इसी ने वो सवाल किया ना जी, आप बताएं कि क्या आपका रिएक्शन है, तो उसने कहा जी देखते हैं। देखने का मतलब यही है कि उसने स्पेस दी, स्पेस दी है, और बिल्कुल उससे पहले कह रहा था कि हम मार देंगे, बम उड़ा देंगे, जो भी उससे- आएगा होगा। उससे तो पीछे हटा। पीछे हटा। चलें अब चलते हैं जी अपनी लास्ट स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। वो ये है जी कि दुनिया का सबसे बड़ा शैतान और दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी आपस में लड़ पड़े हैं। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की हुई है लड़ाई, और ये लड़ाई हुई है ईरान पे। आप हैरान होंगे कि ईरान पे हमला क्यों किया, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने झाड़ा नेतन्याहू को। कौन सा हमला, ये क्या हो गया, ये जानते हैं। ये जो ऑयल डिपोज थे, 3 ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने, जिसकी वजह से वहां पे आग लगी, धुआं निकला, और उसके बाद वहां पे तेजाबी बारिश जो है वो तेहरान के अंदर हो रही है, और सफोकेशन हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गई है, लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है, गले खराब हो गए हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के, और इसका जो असर है वो ज़राअत के ऊपर भी होगा, फिर पानी पीने का पानी जो है उसके ऊपर भी होगा, एक कंटेमिनेशन हो जाएगी, और सिर्फ ये वहां तक नहीं रुकेगी बल्कि हवा के साथ साथ ही आगे तक चलती जाएगी, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी इसका इफेक्ट आएगा, और साथ साथ अरबों के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो हवा के चैनल्स हैं ना वो हर चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। और दुनिया के अंदर ये ज़हन में रखें कि यहाँ से कोई चीज भी इस पूरे जो सिस्टम है उससे बाहर नहीं जाती, जमीन से बाहर नहीं जाती। यहाँ पे जो भी गंद होगा वो जमीन के अंदर ही रहेगा अल्टीमेटली यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसने चांद पे तो चले नहीं जाना, जो ग्रेविटी है जहाँ पे खत्म हो जाती है उसके बाद हर चीज वहीं पर रुक जाती है। तो वो अमेरिका का ये प्लान में नहीं था कि जो ऑयल डिपो है उसके ऊपर हमला हो, क्योंकि उसकी 2 वजूहात हैं कि वो सारा एक एनवायरनमेंट खराब करता है, पोल्यूशन पैदा करता है। दूसरा ये है कि दूसरा फरीक जो है ना उसको भी फिर ये मौका मिल जाता है, वो भी फिर ऑयल डिपो पे और जो रिफाइनरीज हैं और जहां से ऑयल निकलता है यानी ऑयल वेल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और ईरान ने वो स्टार्ट कर दिया, तो उससे एक नया क्राइसिस, नया कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि अगर ऑयल वेल को आग लग जाए तो उसको फिर बुझाया नहीं जा सकता। फिर आप ये समझें कि ये एक अजाब आपने पाल लिया, जो 10 15 20 साल लगेंगे उसको फिर उसको दोबारा नॉर्मलाइज होने में, और उस वक्त तक फिजा इतनी गंदी हो चुकी होती है कि उसको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे नाराज हुआ है, उससे नेतन्याहू से उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने कहा जी यहाँ से मिलिट्री को ऑयल सप्लाई होता था, मैंने इसलिए इसके ऊपर हमला कर दिया। उसने कहा ये तो कोई बात ना हुई, हर जगह से पेट्रोल जो है मिलिट्री को सप्लाई हो रहा है, तो फिर इसका हर जगह पे अटैक करोगे। पूरी तौर पे उसने अपने दामाद को और अपना जो उनको स्टीव विटकॉफ है उसको भेज दिया दोनों को कि जाओ जाके इसको समझाओ। तो अब जाके वो समझा रहे हैं, और अगर ये ना रोका तो मामला जो है खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि अब एक मुआहदा जो होगा ना दोनों फरीकैन के दरमियान होगा, यानी अमेरिका इसराइल का ईरान के साथ होगा। वो ये है कि हम आपके डिपोज पे हमला नहीं करेंगे, आप हमारे डिपोज पे हमला नहीं करेंगे। तो ये पहला एग्रीमेंट दोनों के दरमियान होगा। चौधरी साहब, इजराइल के पास एक छोटे से कोई डिपो है, उस पर तो बम लग भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने ये इसलिए किया ताकि पूरे मशरिक वस्ता के जो वेल्स हैं उस पर ईरान मार दे और ये मुसलमान मुल्क आपस में ही तबाह हो। आपस में तबाह हो जाए, कुदरती बात है। ठीक है, तो ये था नाज़रीन आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।